नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्वशी आज आपसे बातचीत कर रही हूँ साहित्यिक पत्रकारिता की अवधारणा पर। साहित्यिक पत्रकारिता साहित्य के विकास का अभिन्न अंग है। दोनों परस्पर एक दूसरे का दर्पण है। इस दृष्टि से अगर देखें तो दोनों में द्वंद्वात्मक और आवयविक एकता सहज ही लक्षित की जा सकती है। वस्तुतः साहित्यिक पत्रकारिता हमारे आधुनिक साहित्यिक इतिहास का अत्यंत गौरवशाली स्वर्णिम पृष्ठ है। स्मरणीय है कि हिंदी के गद्य साहित्य और नवीन एवं मौलिक गद्य विधाओं का उदय ही पत्रकारिता की सर्जनात्मक कोख से हुआ था। हम बात करें हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता की। यह पत्रकारिता ही आरंभकालीन समाचार पत्रों के पृष्ठों पर धीरे धीरे उभरने वाली अर्ध साहित्यिक पत्रकारिता से क्रमशः विकसित होते हुए भारतेंदु युग में साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में प्रस्फुटित हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका काल 1850 से 1885 तक माना जाता है, की पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, जो 1867 में प्रकाशित हुई, हरिश्चंद्र मैगज़ीन, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो 1874 ईस्वी से लगातार प्रकाशित होती रही। और इनमें पत्रिकाओं में हमें वास्तविक अर्थों में हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के दर्शन होते हैं। हिंदी की आरंभकालीन साहित्यिक पत्रकारिता से ही हिंदी गद्य का चलता हुआ रूप निखर कर सामने आया और भारतेंदु युग से गद्य विधाओं और गद्य साहित्य की अखंड परंपरा का अबाध आविर्भाव हुआ। 18वीं शताब्दी में भारत के कई नगरों जैसे गोवा, बम्बई, सूरत, कलकत्ता और मद्रास में अनेक प्रिंटिंग प्रेस आ गए और हॉलैंड में 1430 में ही प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था। गोवा में 1556 में, और भारत का पहला प्रेस यही माना जाता है। परमेश्वरम नायर के शब्दों में न केवल हिंदी और उर्दू की पत्रकारिता का जन्म कलकत्ता में हुआ, बल्कि कलकत्ता को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पत्रकारिता का जन्म स्थान माना जाता है। कलकत्ता से ही 1765 ईस्वी में एक डच विलियम बोल्ट ने पत्रकारिता के आरंभिक प्रयास किए थे और अंततः 1766 में अपना पहला नोटिस छापा था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारत में पत्रकारिता का आरंभ 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित कैलकटा गज़ट से हुआ था, जिसको सही नहीं माना जा सकता क्योंकि यह स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं थी। अधिकांश विद्वान मानते हैं और यह स्वीकार्य भी है कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत एक आयरिश जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने 27 जून 1780 को अंग्रेजी में बंगाल गैजेट ऑफ कलकत्ता एडवर्टाइजर्स नामक साप्ताहिक निकालकर किया था। डॉक्टर शिवमंगल राय के अनुसार सन 1789 आते आते प्रथम भारतीय बाबूराम ने भी कलकत्ता में अपना प्रेस खड़ा कर लिया। हालांकि यह नाइक ने देवनागरी में छपाई का समय इसका 1796 निर्धारित किया है, जबकि कुछ विद्वान इसे और भी पहले का बताते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि 1786 से पहले तक कलकत्ता में देवनागरी टाइपिंग उपलब्ध नहीं थी। परमेश्वरम नायर कहते हैं कि देवनागरी लिपि में छपाई के काम की शुरुआत कलकत्ता से ही हुई थी और वहीं से आरंभिक हिंदी का साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया। 1887 तक पूरे उत्तर भारत में हिंदी का स्वरूप उभर कर सामने आ गया। अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम से हिंदी गद्य के तथाकथित निर्माण और देवनागरी लिपि में फारसी से हिंदुस्तानी भाषा के विकास एवं उसकी लोकप्रियता के दावे निराधार और झूठे प्रमाणित होते हैं। श्री रामपुर के मिशनरियों ने हिंदी मासिक दिग्दर्शन के 2 माह के भीतर बंगाल गज़ट और समाचार दर्पण 2 बांग्ला साप्ताहिक पत्र निकाले। 30 मई 1826 को पहला हिंदी समाचार पत्र उदंतमार्तंड प्रकाशित हुआ। इसके संपादक
और प्रकाशक पंडित युगल किशोर शुक्ल स्वयं एक सहृदय कवि थे। अतः आरंभ से ही इस पत्र का जो रुझान है वह अर्ध साहित्यिक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में इस पत्र को हिंदी का पहला पत्र बताते हुए लिखते हैं कि उदंत मार्तंड के बाद काशी के सुधाकर और आगरा के बुद्धि प्रकाश आदि के प्रयासों से अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ से पहले ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे और कहना नहीं होगा कि इन अखबारों के अर्ध साहित्यिक रूप से ही क्रमशः साहित्यिक पत्रकारिता का विकास हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि इस पत्रकारिता नवोदित गद्य साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता का स्वरूप आरंभ से ही राजनीतिक और विचारधारात्मक रहा है। उपनिवेशवाद विरोधी और लोकोन्मुख भले ही उन पत्रकारों और लेखकों ने औपनिवेशिक विदेशी सत्ता, उसके कठोर सेंसरशिप और दमनकारी शासन तंत्र की आंखों में धूल झोंकते हुए कैसे भी संकेतात्मक प्रतीकवादी तरीके अपनाए हों, हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के जनक हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। उन्होंने 1857 का गदर और उसके असफल रहने पर उन प्रथम स्वाधीनता संग्रामियों का निर्मम नरसंहार और सामान्य भारतवासियों का नृशंस दमन देखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से गद्य साहित्य की परंपरा का संबंध जोड़ते हुए इतिहास में लिखते हैं कि गद्य रचना की दृष्टि से संबत 1914 के बदले गदर के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी चली। हिंदी पत्रकारिता से ही साहित्यिक पत्रकारिता और गद्य साहित्य का विकास होता है। आरंभिक काल से ही गद्य साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता का संबंध साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम से भी बड़ा प्रत्यक्ष और गहरा था। डॉक्टर नामवर सिंह इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि पत्रकारिता को ही ले। सही है कि हिंदी गद्य का निर्माण स्वाधीनता संग्राम के जुझारू और लड़ाकूपन के बीच हुआ। संघर्ष के हथियार के रूप में निस्संदेह साहित्य के पहले उसका यह रूप हिंदी पत्रकारिता सबसे पहले और सबसे ज़्यादा भारतेंदु की पत्रकारिता में प्रस्फुटित और विकसित हुई है। अशोक वाजपेयी के शब्दों में गद्य के निर्माण में पत्रकारिता का भी कुछ न कुछ हाथ होता है। पुराने ज़माने से ही यह था, जो बहुत अच्छे गद्यकार थे वे अच्छे पत्रकार भी थे। रामविलास शर्मा भी लिखते हैं कि भारतेंदु से पहले प्रेमचंद तक हिंदी साहित्य की परंपरा में यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी बड़े साहित्यकार पत्रकार थे। पत्रकारिता उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। यह पत्रकारिता एक सजग और लड़ाकू पत्रकारिता के रूप में सामने आई थी। प्रेमचंद एक सफल संपादक थे और हंस के जरिए उन्होंने साहित्यकारों की एक नई पीढ़ी को शिक्षित किया। साहित्यिक पत्रकारिता का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। भारतेंदु और प्रेमचंद के अलावा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, मुक्तिबोध, यशपाल, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह, नंदकिशोर नवल भी इसी श्रेणी में हैं। साहित्य और पत्रकारिता के घनिष्ठ संबंधों की ओर संकेत करते हुए प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित लिखते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में पत्रकारिता की अनन्य देन है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से युग प्रवृत्तियों का प्रवर्तन हुआ है, विभिन्न विचारधाराओं का उन्मेष हुआ है और विशिष्ट प्रतिभाओं की खोज हुई है। वस्तुतः साहित्य और पत्रकारिता परस्पर पूरक और पर्याय जैसे हैं। इसीलिए लोग पत्रकारिता को जल्दी में लिखा हुआ साहित्य और साहित्य को पत्रकारिता का श्रेष्ठतम रूप कहते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता के प्रसंग में यह बात बिल्कुल सही है। सेंट फॉक्स साहित्यिक पत्रकारिता के आरंभ का बड़ा दिलचस्प विवरण देते हुए बताते हैं कि रेनाडो नामक पेरिस के एक डॉक्टर अपने अस्पताल के रोगियों के मन बहलाव के लिए अद्भुत घटनाओं, रोचक किस्सों, अलौकिक विवरणों और दिलचस्प खबरों को जमा करके बीमारों को पढ़ने के लिए देते थे।
डॉक्टर रेनाल्डो का विश्वास था कि ऐसे मनोरंजन से रोगियों को शांत और प्रसन्न रखा जा सकता है और उन्हें शीघ्र निरोग किया जा सकता है। इससे उत्साहित होकर पेरिस प्रशासन की अनुमति से रेनाल्डो ने 1632 से ऐसी सामग्री संकलित कर एक नियमित साप्ताहिक पत्रिका शुरू की जो आम लोगों में खासी लोकप्रिय थी। यह साहित्यिक पत्र जर्नल सबसे ज़्यादा वहाँ पर पसंद किया जा रहा था। आइजक डिजरेजी के मतानुसार साहित्य और समालोचना की यही सबसे बड़ी पहली पत्रिका है। इसके बाद दूसरी पत्रिका 1684 में बेल ने निकाली। इसको भी बहुत प्रसिद्धि मिली। इंग्लैंड से भी अनेक साहित्यिक पत्र निकले जिनमें प्रमुख है द रिव्यू, जिसके संपादक थे डैनियल डेफो। इसकी वजह से उन्हें 1703 में जेल भी जाना पड़ा था। इसी तरह की कई उल्लेखनीय और विख्यात पत्रिकाएं हमें मिलती हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1749-50 से तो यूरोप के प्रायः सभी देशों से अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी और लोकप्रिय भी हुई। पुनर्जागरण, मध्य वर्ग के उदय और जातीय चेतना के विकास से साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत का संबंध है। हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता का गहरा संबंध नवोदित भारतीय मध्य वर्ग की उत्तरोत्तर क्रमशः होती हुई लोकतांत्रिक चेतना, जातीय नवोन्मेष और साम्राज्य विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम से भली भांति परिलक्षित किया जा सकता है। साहित्य में आधुनिक चेतना, स्वच्छंद आत्माभिव्यक्ति और व्यक्तिगत पाठक समुदाय के विकास के साथ ही साहित्यिक पत्रकारिता का उदय हुआ था। यूरोप ही नहीं, कुछ अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी में कतिपय विलंब से, यहाँ तक कि अपनी सहोदर उर्दू की तुलना में भी कुछ विलंब से यह आई। इसका कारण यह था कि अन्य भारतीय भाषाओं और उर्दू की तुलना में हिंदी में गद्य का विकास थोड़ी देर से हुआ। भारतेंदु से पहले तक कविता में भाषा जो थी वह ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली। हिंदी के इस प्रचलित विभाजन से हिंदी गद्य के स्वाभाविक विकास में बाधा आई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह गति पकड़ती है और हिंदी गद्य और प्रकारांतर से हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता ने हिंदी के अतिरिक्त दुनिया की किसी भी भाषा में यह विभाजन नहीं था और न उसे धर्म से जोड़ने की अवैज्ञानिक सोच ही थी। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता को आधुनिक साहित्य के सृजनात्मक विकास में प्रेरक भूमिका निभाते हुए देखते हैं। आधुनिक साहित्य और उसकी विविध विधाओं को लोकप्रिय बनाते हुए सामान्य पाठकों और जनसाधारण तक संप्रेषित करने में साहित्यिक पत्रकारिता की केंद्रीय भूमिका है। हिंदी की आधुनिक कविता के पाठक यही बनाती है। मुक्तछंद और छंदमुक्त किताबों से पहले पत्रिकाएं ही उनसे मुकाबला कराती हैं, उनके पाठकों से जुड़वाती हैं। साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के नियमित पाठक अब बनने लगे। उपन्यासों के पाठक बनने से पहले पाठक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले छोटे छोटे निबंधों, एकांकी, नाटक, प्रहसन, टिप्पणी और राजनीतिक व्यंग्य स्तंभों से जुड़ने लगे। मध्य वर्ग को, इसे हम साहित्यिक पत्रकारिता को हम महाकाव्य भी कह सकते हैं कि यह मध्य वर्ग का महाकाव्य है, जिसको हम पूरी तरह से मध्य वर्ग से जोड़कर ही देख सकते हैं। भारतेंदु के पूर्व की अर्ध साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं भी इसी तरह खबरों के प्रति उत्सुकता जगाने वाली थी। मनोरंजन और साहित्यिक रुझान वाली यह रचनाएं रुचि जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाती आईं। भारतेंदु युग की श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रकारिता ने लोगों की रुचि पढ़ने की ओर अधिकाधिक मोड़ी और हिंदी साहित्य के जागरूक पाठक के प्रति उन्हें मोड़ा। लोगों ने गंभीर साहित्य पढ़ने की आदत डाल दी। टीका टिप्पणी करने की ओर प्रेरित करके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से उन्हें साहित्यिक पत्रकारिता ने जोड़ा। साहित्यिक पत्रकारिता और साहित्य की जो लोकरंजनकारी भूमिका है, वह सामान्य पत्र पत्रिकाएं भी साहित्यिक विषयों को स्थान देकर बनाती हैं। यह
पत्रकारिता का जो साहित्यिक इतिहास हम देख रहे हैं, इसको देखते हुए यह महसूस होता है कि पत्रकारिता का जो ध्येय है वह इस तरह से मानवों को जोड़ता है कि वह साहित्य और पत्रकारिता को एकमेव मान लेते हैं। पत्रकारिता साहित्य के बिना अधूरी है और साहित्य पत्रकारिता के बिना अधूरा है। यही साहित्यिक पत्रकारिता की मूल रूप से अवधारणा मानी जाती है। धन्यवाद।